नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज्ञा भारती, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, होम साइंस, कृषि विज्ञान केंद्र नवादा। आज मैं आप लोगों को मोटे अनाज के बारे में बताने वाली हूँ, मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभ के बारे में। बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि मोटे अनाज को खाना चाहिए। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हमें बोली गई कि मोटे अनाज से ये खाना चाहिए। हमें बहुत सारे बातें बताई गई कि मोटे अनाज को हमारे जीवन शैली में हमें लाना चाहिए। तो क्यों लाना चाहिए? तो मोटे अनाज का क्या फ़ायदा है, उसके बारे में, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे हम बेसिकली फोकस करेंगे मोटे अनाज के ऊपर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मेजर मिलेट्स जो हैं वो ज्वार, बाजरा और रागी, जिसको मड़ुआ भी बोलते हैं। और माइनर मिलेट्स में क्या क्या आते हैं? तो माइनर मिलेट्स में फॉक्सटेल मिलेट, कोदो, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट और सावा आते हैं। नेक्स्ट है मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभ के बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी हम मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज़ पे आते हैं? कुछ बीमारियों को हम देखते हैं। उन बीमारियों को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से इन बीमारियों में मोटे अनाज की महत्वता है, मोटे अनाज किस तरह से इन बीमारियों की रोकथाम करने में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो बीमारी आती है वो बीमारी आती है हमारे पास सीलिएक रोग। सीलिएक रोग क्या होता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन में कि यहाँ पे बहुत तरह के फिगर हैं। जो पहला वाला फिगर है वो हेल्दी है, मीन्स जैसे हम नॉर्मल इंसान हैं। हम जब भी खाना खाते हैं तो हम खाना पचने के बाद विलाई के थ्रू खाना जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ये जो फर्स्ट वाला है वो नॉर्मल इंसान के बॉडी का है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो सीलिएक डिजीज़ है। सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट में क्या होता है कि विलाई जो है वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से खाना जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जब बहुत सीवियर केसेस होते हैं तो इस तरह से वो बिल्कुल ही विलाई जो है बहुत छोटी है, बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से सीलिएक डिजीज में विलाई जो है वो कम मात्रा में, मतलब बहुत छोटे हो जाते हैं सीलिएक रोग के पेशेंट्स में। ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इस बीमारी होती किस वजह से है ये बीमारी? तो ये बीमारी जो है ग्लूटेन की वजह से होती है। ग्लूटेन जो है, आप देखते होंगे कि रोटी, अनाज में रोटी जो है, आप जब भी रोटी, क्यों बोलते हैं कि हम जब गेहूं की रोटी बनाते हैं तो बहुत अच्छा चिपचिपा सा उसमें एक तत्व होता है जिसको ग्लूटेन बोलते हैं, जिसकी वजह से रोटी जो है हमारी बहुत अच्छी बन पाती है। वहीं पे अगर हम चावल के आटे की रोटी बनाते हैं तो उसमें लस कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं पाया जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं सीलिएक रोग के पेशेंट की, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं उनको रोटी मीन्स ग्लूटेन से एलर्जी होती है, ग्लूटेन नहीं पचा पाते हैं। और ग्लूटेन किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। तो जब भी हम ग्लूटेन की बात कर रहे हैं तो गेहूं की चीज़ों को हम साइड करना है, हमें गेहूं की बने चीज़ों को नहीं खाना है, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। तो इसके लिए पुराने टाइम में क्या था, सब्स्टिट्यूट था चावल का। लेकिन अभी जो है मोटे अनाज के बारे में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे लक्षण हैं मोटे, जब भी सीलिएक डिजीज़ होती है तो इसके बहुत तरह के लक्षण हैं। जैसे कि जब खाना पचेगा नहीं तो शरीर में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, लूज मोशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। इस तरह से बहुत सारे लक्षण हमें सीलिएक डिजीज़ में दिखते हैं इन केस ऑफ डेफिशिएंसी। उसके बाद अगली बीमारी जो आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नाम सुनने में बहुत कठिन लग रहा है, बट ये बीमारी जो है इसके बारे में जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हमारे हड्डी में परिवर्तन आ जाता है। नॉर्मल इंसान जो होता है, सबसे पहला वाला जो फिगर आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल इंसान की हड्डी है। इसमें क्या होता है कि हमारी हड्डी जो है बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है। जिस तरह जब भी हमें हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, खाने में प्रचुर मात्रा में हम कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं। तो जब कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, हमारे हड्डियाँ जो है, ये एक नेचुरल सी बात है कि कैल्शियम अगर हम खाने से नहीं लेंगे तो हमारी हड्डियों से कैल्शियम जो है हमारे शरीर में अन्य कामों में जाकर काम करने लगेगा। मीन्स आप जब भी कैल्शियम का टेस्ट ब्लड में करवाएंगे तो कभी भी आपको कमी नहीं मिलेगी, हमेशा कैल्शियम जो है आपका नॉर्मल लेवल दिखेगा। तो आप खाने से कैल्शियम ले नहीं रहे हैं तो ब्लड में नॉर्मल लेवल आ कहाँ से रहा है? तो ब्लड में नॉर्मल लेवल जो है आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल कर आपके ब्लड में आ रहा है, और इसीलिए जब भी आप कैल्शियम का लेवल चेक करवाएंगे तो वो नॉर्मल दिखेगा। तो उसी कंडीशन में जब आप कैल्शियम खाने से नहीं ले रहे हैं और आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल कर सारे काम को कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी हड्डियां इस प्रकार से कैल्शियम निकलने की वजह से जालीनुमा हो जा रही हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले में आप देख पा रहे हैं कि हड्डियां किस प्रकार से बिल्कुल जाली की तरह हो गई हैं।
इस तरह से हड्डियां हो जाती हैं, बिल्कुल जालीनुमा, और ये इस तरह की हड्डियां जो है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, ईजिली ब्रेक कर सकती है। थोड़ी सी भी आपको चोट लगी, आप थोड़ा सा भी गिरे, आप इमीडिएटली आपकी बोन्स ब्रेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में आपने देखा है कि शुरुआत के दिनों में वो ठीक रहते हैं, जैसे जैसे उम्र हो गया वो झुकने लगते हैं। इस प्रकार से उनका आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग झुक जाते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ऐसे ही है, नॉर्मल एज के साथ ऐसा होता है, बट नहीं, एज के साथ ऐसा नहीं होता। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी है। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे हड्डियों से जब कैल्शियम निकल रहा है तो हमारी हड्डियाँ धीरे धीरे क्या हो रही है, मुड़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग झुक जाते हैं। जिन लोगों में भी ये झुक रहे हैं, दिस मीन्स उनके बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से घुटने में दर्द भी होता है, आपके सर्वाइकल पेन होने लगते हैं, बैक पेन होने लगते हैं। आप थोड़ा सा भी वर्क करते हैं, थोड़ा सा भी बैठते हैं तो आपके बैक में पेन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बेसिकली आपकी हड्डियाँ जाली हो रही है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। तो पहली बीमारी हमने सीलिएक डिजीज़ पढ़ी, दूसरी बीमारी हमने ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ी। अब तीसरी बीमारी की तरफ आते हैं, एनीमिया। एनीमिया क्या है, खून की कमी। हीमोग्लोबिन लेवल जब हमारा लो हो जाता है, हम बोलते हैं हम एनीमिक हैं। तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा, अनीमिया में ऐसे तो बात नहीं है कि आपके शरीर में कुछ बहुत ज़्यादा दिखेगा, आप नॉर्मल दिखेंगे, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमें फील होते हैं, बट हमें लगता है ऐसा होता है, इसलिए कोई बात नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथ हमारे पीले लगते हैं। हमें लगता है हो सकता है हमने ज़्यादा थोड़ी हल्दी छू दी होगी या फिर कुछ नॉर्मल सी बातें होगी, बट नॉर्मल में क्या होता है कि जब हाथ पीले पड़ रहे हैं, दिस मीन्स आपको खून की कमी है। इसके साथ साथ बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस होने लगती है। आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप हाँफने लगते हैं। इसका क्या मतलब है, होता क्या है कि जब भी खून की कमी होती है तो ऑक्सीजन जो है, हीमोग्लोबिन का बेसिक काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ चिपककर हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है। लेकिन जब खून की कमी रहेगी तो ऑक्सीजन जाएगा किसके साथ, तो खून की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जिस हिस्से में नहीं जा पा रहा वो हिस्से में कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा वो हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा मतलब थकान सा महसूस होता है वहाँ पे, और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, हाँफते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है, वो खून की कमी से ही ऐसा लगता है। ठीक है, तीसरी ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि नेल्स कैसा है। नॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनका नेल्स इस प्रकार होता है, स्पून शेप्ड उठा हुआ नेल्स रहता है। आप किसी भी पर्सन में देखिए, नॉर्मल इंसान के कैसे होते हैं नेल्स, ऐसे उठे हुए होते हैं नेल्स। लेकिन जब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है तो नेल्स कैसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं होकर ऐसे हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे गड्ढा बन गया है। और इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन तब होती है जब हीमोग्लोबिन लेवल 4-5 इस तरह से हो जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं कोइलोनिकिया। तो ये बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है, ऐसा नॉर्मल पॉपुलेशन में नहीं दिखता है, लेकिन ये एनीमिया की कमी की लक्षण है। नेक्स्ट बीमारी की तरफ हम आते हैं, मोटापा। सब लोग जानते हैं मोटापा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है मधुमेह, खून में क्या होना, चीनी का बढ़ जाना। डायबिटीज़, मधुमेह, नॉर्मल सी बीमारी आजकल बहुत कॉमन है। हर तीसरे इंसान को, हर 5वें इंसान को आप कह सकते हैं कि डायबिटिक होते हैं। नेक्स्ट, इसके बहुत सारे लक्षण हैं। पहले आपके खून में बढ़ेगा, जब आपके खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसके बाद वो फिर आपके यूरिन से पास आउट होता है। यूरिन से पास आउट होने के बाद उसमें पास आउट होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब पानी की ज़रूरत होती है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद फिर आप खाना तो प्रॉपर अमाउंट में खा रहे हैं, लेकिन आपका क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है फॉर ये गिविंग एनर्जी टू योर बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, फैट ब्रेक डाउन हो रहा है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू योर बॉडी। और इसमें क्या हो रहा है, लिपोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिपोलाइसिस, इन विच देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट। देन when there will be excessive breakdown of fat, it will lead to acidosis, ketoacidosis. That condition is known as ketoacidosis, and that is highly toxic. If that condition persists for a longer period of time, it will lead to coma. Next is heart disease. In heart disease, we all know that in this we are facing a problem like pain in the heart, minor attack, major attack, like these all kind of problem. Then अभी तक हमने क्या किया, हमने बहुत तरह की बीमारियों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि
बीमारियां तो हमने पढ़ ली, बट मोटे अनाज से कैसे हमें इन बीमारियों में फ़ायदा हो पा रहा है इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ग्लूटेन, सीलिएक रोग। सीलिएक बीमारी जो है ये क्या हो रहा है, ग्लूटेन जिस भी फूड में ग्लूटेन का अमाउंट हाई है, ग्लूटेन प्रेजेंट है, उस फूड से पर्सन को एलर्जी हो रही है। ठीक है, तो ग्लूटेन जो है अगर उसको हम हटा दें तो हमारा जो है वो सीलिएक पेशेंट के लिए वो फूड बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मोटा अनाज और कह सकते हैं मिलेट्स जो है वो ग्लूटेन फ्री है, तो ग्लूटेन फ्री होने की वजह से वो सीलिएक के पेशेंट के लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़ बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो रहा है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी तभी हो रही है जब हम खाने में प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं। तो कैल्शियम जो है हम प्रॉपर लेने के लिए क्या करेंगे, फूड दैट इज हाईली रिच इन कैल्शियम दैट शुड बी टेकन और इंक्लूडेड इन द डाइट। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम लोगों को मोटा अनाज में आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से मोटे अनाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और ये जो है हमारे बॉडी में बहुत बेटर एब्जॉर्ब होके हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकता है। तो इसलिए मोटे अनाज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज अनीमिया। अनीमिया में क्या हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन की कमी। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए भी हम मोटा अनाज लेते हैं क्योंकि आयरन का लेवल भी हायर होता है इन कंपैरिजन टू राइस एंड व्हीट, और इसलिए मोटे अनाज को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो आयरन का कंजम्पशन भी हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज मोटापा। मोटापा में क्या हो रहा है कि हम मोटे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम वज़न बढ़ रहा है। तो अगर हम डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो मोटापा काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फाइबर लेंगे तो ज़्यादा वो पानी के साथ स्वेल करेगा और वो हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में स्टमक में पेट भरा भरा सा फील होगा हमें। ठीक है, अगर हम ज़्यादा डाइटरी फाइबर लेते हैं तो हम खाएंगे कम, एनर्जी हमें कम मिलेगी। ठीक है, और हम अपने वज़न को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यही रोल है डाइटरी फाइबर का। तो मोटा अनाज जो है वो डाइटरी फाइबर में काफ़ी रिच है। तो अगर डाइटरी फाइबर का इंटेक हम हाई कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ मिलेट्स तो हम मोटापे को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो गया लेकिन हमारे शरीर को वो ग्लूकोज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हाई हो जा रहा है, एनर्जी दे नहीं रहा है बट स्टिल वो हमारे ब्लड में हाई हो जा रहा है। तो अगर डाइटरी फाइबर रिच फूड लेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो फाइबर के साथ चिपक जाएगा और वो बॉडी से बाहर आ जाएगा बाय मीन्स ऑफ स्टूल। ठीक है, तो इस प्रकार से डाइटरी फाइबर। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं लो जीआई फूड। कोई भी फूड जिसमें डाइटरी फाइबर हाई होगा वो लो जीआई फूड होगा। तो इस प्रकार से वो क्या कर सकता है, डाइटरी फाइबर हाई होने की वजह से हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है हार्ट पेशेंट। हृदय रोग की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर बोलते हैं कम कोलेस्ट्रॉल खाओ। डॉक्टर बोलते हैं क्या, ज़्यादा आपको फैट नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है, तेल ही खाना बंद करिए। दिस मीन्स क्या है, तो जो भी कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना है उसको आपको खाना है। तो मोटे अनाज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हार्ट पेशेंट के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार से इन सारी बीमारियों को हमने देखा और कैसे देखा कि किस प्रकार से पोषक तत्व जो है वो इन सारी बीमारियों के लिए से बचाव के लिए जो पोषक तत्व हमें चाहिए वो सारे पोषक तत्व जो हैं हमें आराम से ईजिली मिलेट्स के थ्रू मिल जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिलेट्स जो है वो बेस्ट फूड है फॉर अस एंड फॉर आवर डाइट। नेक्स्ट हम इस टेबल के थ्रू, अभी तो मैंने जो आपको बोला वो वर्बली बोला, इस टेबल से आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से मोटे अनाज में, गेहूं में आप देख सकते हैं प्रोटीन गेहूं में 10 है और बाजरा में भी 10 है। ठीक है, प्रोटीन उसके बाद फाइबर जो है गेहूं में 11 है और बाजरा में भी 11 है। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम गेहूं खा रहे हैं या फिर अगर हम बाजरा खा रहे हैं तो हमें प्रोटीन और फाइबर इक्वल अमाउंट में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट सीलिएक के पेशेंट हैं वो गेहूं तो खा नहीं पा रहे हैं, तो अगर वो बाजरा कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको प्रोटीन और फाइबर तो इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, माल नरिश्ड नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गेहूं में क्या देख रहे हैं कि आयरन जो है वो 4 पाया जा रहा है और वही चीज़ बाजरा में 6 पाया जा रहा है, 6 मिलीग्राम पाया जा रहा है। और गेहूं की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि गेहूं में कैल्शियम 30 पाया जा रहा है मिलीग्राम, जबकि
मड़ुआ या रागी जो हम कंज्यूम करते हैं, काफ़ी हम प्रमोट करते हैं कि रागी के बने प्रोडक्ट्स खाइए, उसमें आप देख सकते हैं कि 10 टाइम्स मोर कैल्शियम है। तो इस प्रकार से अगर हम मोटे अनाज का सेवन कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक हम आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मेजर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सीलिएक के पेशेंट हैं, उनको जो गेहूं अगर नहीं खा पा रहे हैं तो वो राइस पे मूव करते थे, तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उनमें पाई जा रही थी। तो अगर सीलिएक के पेशेंट गेहूं ना खाकर, गेहूं तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो गेहूं ना खाकर अगर वो मिलेट्स की तरफ मूव करते हैं तो काफ़ी उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोटे अनाज को हमें आज अपने पूरे जीवन शैली में लाना चाहिए। बहुत तरीके से हम ला सकते हैं, इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, जो आप मार्केट से रेडी टू ईट प्रोडक्ट भी आप परचेस कर सकते हैं। आप डेली अपने फूड में आप रोटी बनाकर, आप थोड़ा सा अपने फूड में दाल में मिक्स कर हलवा बनाकर, कुछ भी इस तरह के लड्डू बनाकर आप प्रोडक्ट सेल्फ भी कंज्यूम कर सकते हैं एट हाउस होल्ड लेवल भी, और मार्केट्स में भी रेडी टू ईट प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो भी परचेस कर कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू।